स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। लंबे अरसे बाद कोरोना की नई तस्वीर दिखी। इस तस्वीर में तमाम दफ्तर वालों के साथ बच्चे भी स्कूल की ड्रेस में दिखाई दिए। मार्च के बाद ये पहला मौका था जब स्कूली बच्चों से भरी बस दिखाई दी। वजह थी 9वीं से 12वीं तक खोले गए स्कूल, जिसके लिए बच्चे सड़क पर दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्कूलों पर गेट की तस्वीरें एक जैसी रही। 26 मार्च के बाद ये पहला मौका था जब प्रदेश के किसी स्कूल में बच्चों की ये कतार स्कूल ड्रेस पहनी नजर आई। अनलॉक 5 में स्कूल कॉलेज को खोलने के फैसले के बाद यूपी सरकार ने 19 अक्टूबर को तारीख तय कर दी जब छात्रों को स्कूल में दाखिल होने की इजाजत दी गई। हालांकि ये स्कूल सिर्फ 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए खोले गए हैं, यानी वो बच्चे जो बोर्ड की परीक्षा से जुड़े हैं। ये तो रही फैसले की बात। अब आते हैं इसके अमल पर। तो स्कूल खुले, बच्चे पहुंचे। हालांकि यहाँ दो चीजें समझनी बेहद अहम हैं। जो बच्चे स्कूल आए हैं उनके माता पिता ने लिखित तौर पर सहमति दी है कि उनका बच्चा स्कूल जाकर पढ़ाई करेगा। दूसरा, जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इसकी व्यवस्था भी की गई है। यूं तो सरकार ने 50% छात्रों को पढ़ने की मंजूरी दी है, लेकिन क्लास आने वाले बच्चों की तादाद 15 या 20% से ज्यादा नहीं दिखी। अब जरा आपको तेजी से एक एक शहर में जब स्कूल खुले तो क्या नजारा रहा, अब आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ की ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। 7 महीने के लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से आज स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं और इस समय जो स्कूल्स में पहली शिफ्ट थी वो खत्म हो चुकी है और पहली शिफ्ट खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरह से स्टूडेंट्स को क्लासेस में जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा था, वैसे ही इस समय बाहर आते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और हम इस समय राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विकास नगर में मौजूद हैं। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। बेटा एक मिनट रुकिएगा, कि पहला दिन उनका कैसा रहा, क्या उनका अनुभव रहा पहले दिन की क्लास का एक लंबे वक्त के बाद। क्या नाम है आपका? सर, आप कौन सी क्लास में? 9th क्लास। अच्छा ये बताइए, आज पहले दिन आए इस माहौल में, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस पहले दिन का? सब बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा लगा, पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है। मैंने कहा था अपने पिताजी से कि मुझे पढ़ना है, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ और अच्छे से जाना, अपना ख्याल रखना। राजधानी लखनऊ के बाद शिक्षा नगरी माने जाने वाला प्रयागराज भी छात्रों से गुलजार हो गया। तकरीबन 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद संगम नगरी प्रयागराज में भी आज से स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। हालांकि आज पहले दिन सिर्फ उन्हीं बच्चों को बुलाया गया है जिनके माता पिता ने लिखित सहमति दी है। सिर्फ 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे आए हुए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके के ज्वाला देवी इंटर कॉलेज में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोविड की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया गया है। जो गेट था वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग के इंतजाम किए गए थे, बच्चों का टेम्परेचर लिया गया था। इसके साथ साथ हर बच्चे के लिए मास्क जरूरी किया गया था। जो बच्चे मास्क पहनकर नहीं आए थे उनको स्कूल की तरफ से मास्क दिया गया। हर क्लासरूम के बाहर सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया था। प्रयागराज के बाद अब कानपुर की तस्वीर भी देख लीजिए। कोरोना काल के चलते बंद हुए स्कूल विद्यालय आज लंबे समय के बाद खोल दिए गए हैं। हालांकि जो गाइडलाइन आई है उसके चलते 9 से लेकर 12 तक के स्कूल जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट की गई हैं। तो वहीं अगर कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो क्लासरूम है वहाँ पर बच्चों की ऑफलाइन स्टडी यानी स्कूल में आकर जो पढ़ाई है उसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि अभी जो गाइडलाइन के तहत 50% छात्रों को ही यहाँ पर बुलाने की अनुमति है, लिहाजा गाइडलाइन का पालन करते हुए जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर क्लासरूम में बुलाया जा रहा है। और हमारे साथ स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि गाइडलाइन का पालन करते हुए आज स्कूल खुले हैं, क्या तैयारियाँ की गई आपकी तरफ से, क्या विशेष इंतजाम किए गए? सबसे पहले हमने अभिभावकों से सहमति ली कि बच्चे को वो भेजना चाहते हैं विद्यालय या नहीं भेजना चाहते हैं। सहमति पत्र जितने विद्यार्थियों का आ गया है उनको आज हमने विद्यालय आने के लिए कहा है। गेट पर बच्चों के सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है, हैंड वॉश रख दिया है, थर्मल स्कैनर रखा हुआ है। अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर अधिक होता है तो हम उसको एंट्री नहीं देंगे। इसके बाद जब विद्यालय में बच्चे ऊपर आएंगे अपनी कक्षाओं में, उसके पहले भी हैंड वॉश की व्यवस्था है, हैंड वॉश करें। और कक्षाओं में सीटें 6-6 फुट की दूरी पर लगा रखी हैं। कानपुर से चलते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ चले आइए।
इस वक्त हम मेरठ के द अध्ययन स्कूल में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि क्लास शुरू हो गई है और आज कोरोना काल में पहली बार क्लासेस शुरू की गई हैं। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे यहां पर आए हुए हैं वो तो क्लास अटेंड कर ही रहे हैं, साथ ही इस पूरी क्लास को ऑनलाइन किया गया है। देख सकते हैं ये मोबाइल स्टैंड पे लगाया गया है और पूरी क्लास को ऑनलाइन किया गया है ताकि जो बच्चे क्लास में नहीं आए हैं वो घर बैठे इस पूरी क्लास को ऑनलाइन अटेंड कर सके। टीचर हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस सब्जेक्ट का ये क्लास आप ले रहे हैं और किस तरीके से पूरी तैयारी की गई। मैं एक्चुअली में यहाँ पर केमिस्ट्री की क्लास ले रहा हूँ और हमारी तैयारी कई दिनों से चल रही है और पूरी तरीके से, ताकि अभिभावक अपने बच्चों को भेजने से पहले संतुष्ट हो जाए कि यहाँ पर हमारी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। और मुझे तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने मोबाइल के साथ ऑनलाइन बच्चों को भी पढ़ा पा रहा हूँ और मेरे पास जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं ये भी बहुत अच्छे से मुझसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। स्कूलों के लिए भी बच्चों का आना बड़ी चुनौती है। सरकार की तरफ से स्कूल 2 शिफ्ट में चलाए जाने के आदेश दिए गए, लेकिन कई स्कूलों में सिर्फ एक ही शिफ्ट की व्यवस्था लागू की गई। बच्चों को लेकर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर और मास्क के इंतजाम पर्याप्त मात्रा में किए गए। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, फिर चाहे वो क्लास हो या फिर स्कूल बस। कोरोना काल के बाद विद्यालय खुले हैं और आज इस वक्त हम क्वींस कॉलेज में मौजूद हैं। सरकारी विद्यालय है ये और आप देखिए छात्र यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे ये छात्र। इन्होंने ये संकल्प ले रखा है। हमारे साथ पहले छात्र हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नाम जानेंगे आप? आयुष यादव। आप यहाँ पर पहुँचे हैं कक्षाओं में, कितनी सावधानी, कैसी सावधानी, कैसी व्यवस्था? डिस्टेंसिंग में बैठना है, एक बेंच पे 2 लोग बैठ सकते हैं और साझा नहीं करना है, टिफिन अपने पानी का बोतल लाना है, बहुत सारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, गाइडलाइन का। एक सहमति पत्र भी आप लोगों ने लिया है, वो किसका है? वो स्कूल द्वारा दिया गया हम लोग को, गार्जियन से साइन कराना था। जाहिर है कोरोना ने न सिर्फ बच्चों की चुनौतियां बढ़ाई हैं, बल्कि शिक्षकों की भी। हालांकि स्कूल की व्यवस्थाओं से बच्चे खुश हैं। बच्चों के साथ शिक्षक भी स्कूलों में कोरोना से हिफाजत महसूस कर रहे हैं। क्लास में आपको पढ़ाते वक्त एक मोबाइल भी बोर्ड के सामने दिखेगा। इसे देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो ऑनलाइन स्कूल अटेंड कर रहे हैं, यानी स्कूल बच्चों के साथ जो बच्चे घर पर पढ़ना चाहते हैं। ये व्यवस्था उनके लिए की गई है। जहां तक बात टाइमिंग की है, तो स्कूल खुलने की टाइमिंग 2 पाली में रखी गई है। पहली सुबह 8:50 से 11:50 तक, जबकि दूसरी पाली में क्लास 12:20 से 3 बजे तक रखी गई है। फिलहाल पहला दिन होने की वजह से माना जा रहा है बच्चों की तादाद कम है, लेकिन ये तादाद भी तभी बढ़ने की उम्मीद है जब घर वालों को भरोसा हो जाएगा कि उनका बच्चा स्कूल में कोरोना से सुरक्षित रहेगा। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, कानपुर से प्रभात अवस्थी, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, मेरठ से बलराम पांडे के साथ वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। तो सिर्फ बच्चों को ही नहीं सौगात मिली है सरकार से, बल्कि दूर दराज गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 7,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके तहत मुख्यमंत्री ने गांव में सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रदेश के कायाकल्प में लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने विकास का रुख अब गांवों की ओर कर दिया है और अब उनकी पार्टी का फोकस गांवों की तरफ है। पंचायत के सशक्तिकरण से लेकर घर घर शौचालय के साथ सामुदायिक शौचालय के पुख्ता इंतजाम हो, सरकार अब इसमें किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि मुख्यमंत्री इसके लिए सभी तरह के जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं और सोमवार को उन्होंने सामुदायिक शौचालय के साथ ही पंचायत भवनों के साथ 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सरकार विकास के इन कामों की मुहिम ग्राम स्वराज अभियान के तहत कर रही है। 18,847 सामुदायिक शौचालय और 377 पंचायत भवन इसमें शामिल हैं। इन सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवनों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और मनरेगा कन्वर्जेंस
योजना के अंतर्गत किया गया है। वहीं पूरे प्रदेश में 35,058 सामुदायिक शौचालय और 21,414 पंचायत भवनों का मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास भी किया। इस पूरी परियोजना पर तकरीबन 7,053 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इसका लोकार्पण किया तो उनके साथ पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी और ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह भी मौजूद रहे। इन परियोजनाओं में मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम से पश्चिम में मुजफ्फरनगर जैसे जिले जुड़े तो पूरब में गोरखपुर भी। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और शेखावत जी भी मौजूद थे, हर गांव में सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण किया गया है और कुछ गांवों में जो बड़े गांव हैं उनमें पंचायत भवन का भी निर्माण हुआ है। हमारे जनपद में भी करीब 10 पंचायत भवन और हर गाँव में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हुआ है। करीब मुजफ्फरनगर जनपद में ही 300 करोड़ रुपये इसमें सरकार के द्वारा खर्च किए गए। सरकार की एक सोच है कि बाहर खुले में कोई सोच ना करें और आज उन्हीं सब का कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में सत्ताधारी पार्टी के विधायक का मानना है कि इससे गांव में विकास का रुख बदलेगा। गोरखपुर जनपद में अकेले करीब 500 के करीब पंचायत भवन का और करीब 1200 से ऊपर जो है इसमें शौचालयों का, सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। इसी तरह से पूरे प्रदेश में हर जिले में स्तर पर कार्यक्रम आज चल रहा है। हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को बधाई देंगे कि इन लोगों की इतनी अच्छी सोच है। गरीब जनता जो है, जिनके पास जगह नहीं थी, शौच के लिए बाहर खेतों में जाते थे, गंभीर बीमारियां फैलती थी। हालांकि सबसे ज्यादा इंतजार प्रयागराज के नेवादा में बनी पंचायत की बिल्डिंग को रहा, जिसे सबसे बेहतरीन बिल्डिंग घोषित किया गया है। इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस बिल्डिंग को देखने एक दिन पहले ही एबीपी गंगा इस गांव में पहुंचा। नेवादा इलाके में बने पंचायत भवन को यूं ही नहीं, उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पंचायत भवन घोषित किया गया है। दिन के उजाले में तो ये पंचायत भवन चमकता ही रहता है, लेकिन रात के अंधेरे में भी बिजली की रंगीन रोशनियों में जगमगाता रहता है। इस वक्त हम मौजूद हैं नेवादा इलाके के उसी पंचायत भवन में, जिसे उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पंचायत भवन घोषित किया गया है। और आप देखिए रात के अंधेरे में कितनी खूबसूरत लाइटें लगाई गई हैं। जो पूरा पंचायत भवन है वो रंगीन रोशनियों से नहाया उठा है। कहीं लाल बत्ती जल रही है, कहीं हरी बत्ती जल रही है, पीली लाइटें लगाई गई हैं। हालांकि इस पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च किया गया है, ना ही कोई ख़ास आज के दिन के लिए सजावट की गई है, कोई ख़ास इंतज़ाम भी नहीं किए गए हैं। ये परमानेंट व्यवस्था है, स्थायी व्यवस्था है और ये पंचायत भवन इसी तरह से हर रोज़ चमकता रहेगा। इस ग्राम पंचायत की बिल्डिंग की सुंदरता अपने आप में मिसाल बन चुकी है। खास बात यह है कि गांव में ये बिल्डिंग निर्विवाद बनी है, यानी कि सभी लोगों का सहयोग इसे मिला है। हमारे पिताजी का सपना शुरू से ही था कि अगर हम ग्राम पंचायत ने हमें मौका दिया तो हम ग्राम पंचायत को उत्तर प्रदेश के टॉप लेवल में लेके जाएंगे। और आज हम लोगों का, हमारे पूरे गांव का, हमारे पूरे ब्लॉक का, हमारे जनपद का नाम रोशन हो रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे गांव को चुना है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत भवन को वरीयता पे रखा गया है। ये हमारे जिले के लिए गौरव की बात है। वहीं इस गांव से जुड़े सचिव का मानना है कि सभी के साझा प्रयासों से गांव के हिस्से में ये शोहरत आई है। पंचायत भवन में आपके 8 रूम बने हुए हैं, जिसमें कमरा नंबर 1 सचिव कक्ष के रूप में है, 2 आपका विलेय कक्ष के रूप में है, 3 प्रधान कक्ष है, 4 प्रधान आवास के रूप में है। आईटी रूम है, इसमें क्या होगा? आईटी रूम जो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें होंगी, या लैपटॉप कंप्यूटर, या जो गांव का कोई बेरोजगार व्यक्ति है, कोई लड़का बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, सहज केंद्र चलाना चाहता है, तो उसे हम लोग ग्राम पंचायत के माध्यम से फ्री में उपलब्ध कराएंगे। पंचायत भवन ने अगर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल जीता है तो उसकी वजह भी है। जहां योजनाओं के घोटाले सरकार की साख पर बट्टा लगाते हों, सियासत की स्याह तस्वीर सामने रखते हों, वहां रात के अंधेरे में भी ये बिल्डिंग जगमग करती है।
का। और यही वजह है कि इस पंचायत भवन को उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पंचायत भवन घोषित किया गया है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पंचायत भवन के काम से बेहद खुश हैं। उन्होंने यहाँ से जुड़े लोगों की पीठ थपथपाई है, उनको शाबाशी दी है और उत्तर प्रदेश में इस पंचायत भवन को मॉडल के तौर पर अपनाया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि दूसरे पंचायत भवनों का निर्माण भी इसी की तर्ज पर किया जाए। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। सिर्फ सत्ता के नेता ही नहीं पार्टी के लिए मुसीबत बनते, बल्कि पार्टी के नेता अपनी फितरत से कभी भी उसके लिए परेशानी या मुसीबत बन जाते हैं। अमरोहा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां बसपा प्रत्याशी के दफ्तर में शराब बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि प्रत्याशी ने इससे इनकार कर दिया है। रात के इस घने अंधेरे में साफ साफ आपको सिर्फ उजले लिबास दिख रहे होंगे, लेकिन रात के इस अंधेरे में हरकतें भी कालिख पोतने जैसी हैं। ये हमने कोई पहेली नहीं पढ़ी है आपके सामने, बल्कि सच की एक ऐसी तस्वीर आपके सामने रखी है जो बिल्कुल साफ होते हुए भी अंधेरे में छिप गई है। राजनीति का ये ऐसा सच है जिसे सुन हर किसी ने रखा है, पर देखा किसी ने नहीं। ये तस्वीर है अमरोहा के नौगावा विधानसभा इलाके में बसपा प्रत्याशी फुरकान अहमद के दफ्तर की। सैदपुर इमाम पना ये दफ्तर रात के अंधेरे में किस तरह अय्याशी के अड्डे में तब्दील हो गया है, ये उसकी बानगी भर है। नेताओं पर चुनाव में साड़ी और शराब बांटने के इल्जाम लगते रहे हैं। चुनाव के नतीजों से कभी ये मजाक भी लगा है, कभी ये कड़वी हकीकत। पर यूं खुलेआम नुमाइश की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई थी, लेकिन बसपा प्रत्याशी फुरकान अहमद के सिपे सालारों ने अपने भागीरथ प्रयासों से इसे सच कर दिखाया और अब ये तस्वीरें दुनिया के सामने नमूदार हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की नौगावा सादात विधानसभा सीट के उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी फुरकान अहमद के कार्यालय पर हुई एक शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। बसपा प्रत्याशी का कहना है कि ये उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि वोटरों को लुभाने के लिए बसपा प्रत्याशी ने अपने कार्यालय पर शराब पार्टी का आयोजन किया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया है और अब पुलिस ने बसपा प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता का मुकदमा नौगावा सादात थाने में दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिन में पार्टी दफ्तर और रात होते ही मैखाना बना कार्यकर्ताओं का ये डेरा गुलजार चुनावी चर्चा से नहीं बल्कि कम ज्यादा से है, और जिनके सामने हौसले और उम्मीदों की खुराक परोसी जा रही है वो केवल कार्यकर्ता और नेता नहीं बल्कि इलाके के वोटर भी हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि बसपा प्रत्याशी ने ऐसी किसी कोशिश और कार्यक्रम से सीधे इनकार किया है। व्यवस्था में क्षेत्र में रह रही हूँ, अभी चुनाव चल रहा है, मैं क्षेत्र में हूँ। हाँ जी, अब कोई आदमी मान लीजिए प्रत्याशी जो होता है वो सभी का सम्मान करता है, और वैसे भी मैं भाईचारे के साथ में चुनाव लड़ना चाहता हूँ सर समाज को साथ लेके। बहुजन समाज पार्टी सर समाज की पार्टी है, तो मैं किसी को ठेस पहुंचाना थोड़ी चाहूंगा कि भाई आप तुम अच्छा मतलब कोई सरेआम थोड़ी दूंगा। शराब पिएगा, सरेआम कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाएगा तो आप वोट के लिए उनको कुछ नहीं बोलेंगे, पीने देंगे, बटने देंगे? हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो फिर इस तस्वीर पर क्या कहेंगे फुरकान जी? की पार्टी है, ये तस्वीर आपके कार्यालय से आई है, इसलिए सवाल हम उठा रहे हैं। दिशा निर्देश है कि कोई काम ऐसा नहीं करना है जिससे लॉकडाउन का उल्लंघन हो। मतलब आप ये तो कम से कम मान रहे हैं कि आपके ऑफिस के बाहर लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ है? नहीं हुआ है ना। तो ये तस्वीरें क्या कह रही हैं फिर? कौन लोग शराब बांट रहे हैं? आपके खिलाफ साजिश तो नहीं है? आपका कोई अपना शराब बांट दे, बदनाम आप हो रहे हैं? हाँ, ये हो सकता है कि कोई शराब बांट रहा हूँ। मैं तो रात के 10 बजे अपने कार्यालय पहुँचता हूँ। वैसे कहा जा रहा है ये कसरत एक दिन नहीं की जा रही बल्कि रोजाना की है और इलाके की मुंडा चौकी के प्रभारी से नजरअंदाज कर रहे हैं। कुल मिलाकर वोट तंत्र में लोट तंत्र को शामिल कर कोई नई परंपरा चलाई जा रही है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वोट खरीदने के इल्जाम जनता से लेकर नेताओं तक लगते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
पक्की होगी बुनियाद।